नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक में। दोस्तों रेलवे एग्जाम के लिए साइंस क्लास स्पेशल प्रैक्टिस सेट नंबर 19 करने वाले हैं, ठीक है। और एक बात और मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैंने सुबह में सोच लिया था आज जब मैं साइंस का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बोलूंगा जितने लोगों ने पीडीएफ हमारा लिया है, लगभग 300 लोगों ने पीडीएफ बाई किया है। मैं उन 300 लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, देखो ये एक सुनहरा मौका है। मैं नहीं चाहता कि इस बार भी आपको थोड़ा सा भी बाद में हताशा फील करनी पड़े कि आपने पढ़ाई नहीं की। आप हर एग्जाम देने के बाद ये सारी चीज़ें सामने आती हैं, इसलिए मैं कहता हूँ 25 क्वेश्चन ग्रुप डी में साइंस के आने हैं। जितने लोगों ने लिया है पढ़ना शुरू कर दे, आपका एक भी नंबर कहीं बाहर नहीं जाने दूंगा, मैं ये गारंटी लेता हूँ। मैंने क्या बोला था आपको 3 चीज़ों से करना है। एक तो पीडीएफ आपको पढ़ाई करनी है, पीडीएफ से आपको पूरा कंप्लीट करना है। 1 महीने का मैंने टारगेट दिया था, बहुत सारे बच्चे लगे हुए हैं उसको पढ़ने में। साथ में ये 20 क्वेश्चन को जो सीरीज चला इसको देखना है। संडे को एक वीडियो और आएगा जिसमें 50 क्वेश्चंस की सीरीज रहेगी। ये सीरीज संडे टू संडे चलेगी, इसको देखना है, ठीक है। बाद में साइंस जब आपका एग्जाम डेट कंफर्म हो जाएगा, एग्जाम डेट से 1 महीने पहले हम कुछ टॉपिक जो बचे होंगे, जैसे बात अब बच्चे बोलते हैं न्यूमेरिकल वाला, तो न्यूमेरिकल वाला टॉपिक उसी टाइम करेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें आप करते रहो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज हम 19वां प्रैक्टिस सेट करेंगे, 20 क्वेश्चन होंगे। कल मैंने आपको बताया था कि इसके पहले देखो हमने एक टॉपिक किया था सेल कोशिका से रिलेटेड, उसके बाद हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के क्वेश्चंस किए थे, उसके बाद आज हम करेंगे ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चंस को करने वाले हैं, ठीक है। बीच में सारे मिक्स टाइप के होते हैं और ये जो चलते हैं ये स्पेशल होते हैं टॉपिक, ठीक है। तो आज हम ब्लड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके करेंगे। रुधिर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, शुरू से अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चाहेंगे जिन लोगों ने साइंस का पीडीएफ अभी तक नहीं लिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके ले सकते हैं। सारे एग्जामों में काम आने वाला, कोई भी एग्जाम अगर जो आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की तो आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से एग्जाम को कवर करेगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करें, आपके सामने है रुधिर एक प्रकार का है। जब भी आप ब्लड का टॉपिक पढ़ते हैं या स्टार्ट करते हैं तो आपके सामने पहले लाइन लिखा मिलता है, रुधिर यानी कि ब्लड एक प्रकार का कैसा ऊतक है, एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। तो ब्लड से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। रुधिर क्या है तो ध्यान रखिएगा, रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। तरल ध्यान रखिएगा, तरल संयोजी ऊतक, ठीक। ब्लड से रिलेटेड और चीज़ें, इसका पीएच वैल्यू की बात करें तो पीएच आप जानते हैं क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। आप अगर जो बात करें 7 जो जिसका भी पीएच होता है जल का होता है वो उदासीन होता है। 7 के बाद जितना भी होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है। और 7 से कम जितने का पीएच होता है वो अम्लीय होता है। ब्लड के पीएच की बात करें, जब भी पूछे ब्लड का पीएच मान कितना होता है 7.4। अगर जो ब्लड का पीएच मान की बात करें 7.4 निकल के आया, 7.4 निकल के आया, यानी कि ये क्षारीय विलयन है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है, इसका पीएच मान 7.4 होता है, यानी कि यह एक क्षारीय विलयन होता है। अब अगर जो पूछ ले ये क्षारीय होता है, क्यों होता है, NaCl नामक इसमें एक तत्व पाया जाता है, NaCl, ठीक है। NaCl के कारण यह क्षारीय होता है। आपका हाथ को कभी कट जाता होगा, आप छोटे होते हो तो क्या करते हो, उंगली मुंह में डाल लेते हो, कहते हो मैं अपना खून मतलब गिरने नहीं दूंगा। तो ये छोटे पे तो हरकतें हम लोग करते थे, लेकिन आपको पता होगा कि जब भी आप अपना उंगली मुंह में डालते हो तो कैसा लगता है, क्षारीय लगता है ना, नमकीन सा लगता है ना थोड़ा सा। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ में 7.4 होता है यहाँ पे, ठीक है। NaCl के कारण क्षारीय होता है, ध्यान रखना। और यहाँ पे ध्यान रखना, रक्त में जब भी हम पढ़ेंगे रुधिर एक्सप्लेन करेंगे तो 2 चीज़ें होती हैं रुधिर में, एक तो प्लाज्मा होता है, एक तो और ब्लड कोशिका यानी कि रक्त कोशिकाएं होती हैं, 2 चीज़ें। ये 3-4 चीज़ें जो मैंने बताई इसको ध्यान रखना। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, हाँ 2 यहाँ पे आ गया है, सॉरी। आरबीसी को किस नाम से जानते हैं। देखो आरबीसी की बात करें, जब भी आपका आरबीसी, 3 चीज़ें होती हैं, हम ब्लड से रिलेटेड पढ़ेंगे। एक तो आरबीसी पढ़ेंगे, एक तो डब्ल्यूबीटी बीसी। आरबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड करप्शंस, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड करप्शंस। उसके बाद पढ़ते हैं एक आपका होता है प्लेटलेट्स। क्या होता है, प्लेटलेट्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। और यहाँ पे बात करें आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं आरबीसी को। डब्ल्यूबीसी की बात करें ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी की बात करें ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। प्लेटलेट्स की बात करें थ्रम्बोसाइट्स, 3H थ्रम्बोसाइट्स बोलते हैं। तीनों को ध्यान रखना, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स नाम से भी जानते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, और प्लेटलेट्स को थ्रम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, आरबीसी को और किस नाम से जानते हैं, तो इरिथ्रोसाइट्स, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आरबीसी से रिलेटेड ध्यान रखना, आरबीसी की अगर जो आप बात करें, जब भी आरबीसी का जीवन काल पूछ लेता है, 120 दिन इसका जीवन काल होता है आरबीसी का। आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, आरबीसी बनता कहाँ पे, देखो दो प्रकार से पूछता है क्वेश्चन, ज़्यादातर वयस्क पूछता है और भ्रूणावस्था में अगर जो पूछ ले, मान लो यहाँ पे ध्यान रखना भ्रूणावस्था, जब आप माँ के गर्भ में होते हो तो भ्रूणावस्था में अगर जो आरबीसी की बात करें तो यकृत में इसका निर्माण होता है, यकृत में इसका निर्माण होता है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे जन्म हो जाता है आपका, तब इसका निर्माण कहाँ पे होता है, आरबीएम में। आरबीएम यानी कि रेड बोन मैरो, ठीक है, रेड बोन मैरो यानी कि लाल अस्थि मज्जा के नाम से जानते हैं। जन्म के बाद यहाँ पे निर्माण होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। प्लीहा ध्यान रखना, यहाँ पे आरबीसी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीसी किस प्रकार की कोशिका है, आरबीसी एक प्रकार की केंद्रक विहीन कोशिका है। क्या हो, केंद्रक विहीन। जितने पॉइंट, जितने फैक्ट बताता हूँ आप वन लाइनर बना के लिख सकते हो, ठीक। आगे चले, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 की बात कर लें। मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है, ये क्वेश्चन के बारे में मैंने कल एक्सप्लेन किया था। मनुष्य एक प्रकार का गर्म रुधिर प्राणी है। किस प्रकार का, गर्म रुधिर प्राणी है, ये भी ध्यान रखना। मनुष्य का साधारण ताप पूछ ले तो आपको तीनों पैमाने पे ध्यान रखना है, तो सेल्सियस पैमाने पे, फ़ारेनहाइट पैमाने पे, केल्विन पैमाने पे, ठीक है। सेल्सियस पैमाने पे बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है ह्यूमन का, मनुष्य का सामान्य ताप। उसके बाद बात करें केल्विन पैमाने पे 310 केल्विन होता है, और अगर जो फ़ारेनहाइट पैमाने पे पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये मनुष्य का साधारण यानी कि सामान्य ताप होता है, ठीक है, ध्यान रखना। और ये क्या मैंने बताया, मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है, गर्म रुधिर प्रकार का प्राणी है, इसको ध्यान रखना, ठीक। यहाँ पे बात करें, ये गर्म रुधिर प्राणी है, हर ताप में ये अपना नियंत्रण कैसे कर लेता है। ऐसा तो है नहीं कि सर्दियों को नहीं झेल पाता, अगर जो बर्फ पड़ रहा तो वहाँ नहीं झेल पाता, सबको झेल लेता है। यहाँ पे ध्यान रखना, जो ताप नियंत्रण की बात होती है, ताप नियंत्रण, ठीक है, मनुष्य जो ताप नियंत्रण करता है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, हमारे ब्लड में जो पाई जाती है प्लाज्मा, प्लाज्मा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ध्यान रखना, अगर जो हम ब्लड की जब भी बात करते हैं तो इसमें एक तो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा हमारे ब्लड का 55% भाग होता है। उसके बाद 45% जो भाग होता है वो हमारा रक्त कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। तो ताप नियंत्रण में, शरीर के ताप नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, प्लाज्मा की, ठीक है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, प्लाज्मा का मुख्य कार्य क्या होता है। देखो प्लाज्मा का मुख्य कार्य की बात करें, भोज्य पदार्थों का संवहन करता है प्लाज्मा, सही है। शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, सही है। विटामिन का परिवहन या संवहन करता है, सही है। जल का, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ये भी सही है। यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये तीनों सही है, ठीक है। प्लाज्मा का मुख्य कार्य क्या होता है, तीनों ऑप्शन सही है। तो आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल का आइकन क्लिक कर लेना। अच्छा लगे वीडियो तो शेयर भी करते रहना, जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स रिलेटिव्स तैयारी करते हो, ठीक है। रुधिर बैंक में यहाँ पे देखो रुचि नहीं है, रुधिर है, ठीक है, रुधिर है, ब्लड है। मान लो आप यहाँ पे ब्लड डोनेट करते हो ना, ब्लड डोनेट करते हो, आपको पता है आपका ब्लड जम जाता है, लेकिन ब्लड डोनेट करते हो उसके बाद उसको रखा जाता है रुधिर बैंक में। रुधिर बैंक में जब रखा जाता है उसमें ब्लड में ऐसा क्या मिला देते हैं कि ब्लड आपका जमता नहीं है, बहुत टाइम तक रखा जाता है। तो ये भी ध्यान रखने का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोडियम ऑक्जेलेट। सोडियम ऑक्जेलेट मिला दिया जाता है आपके ब्लड में, जिससे ब्लड बैंक में जब भी ब्लड रखते हैं तो वो जमता नहीं है। एक और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक और चीज़ इससे ध्यान रखिएगा, रुधिर बैंक में जब ब्लड को रखा जाता है तो इसको किस तापमान पर रखा जाता है, तो भी ध्यान रखिएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रुधिर को रखा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हीमोग्लोबिन को मापा जाता है, हीमोग्लोबिन को किससे मापा जाता है, हीमोसाइटोमीटर से। किससे, हीमोसाइटोमीटर से हीमोग्लोबिन को नापा जाता है, किससे, हीमोसाइटोमीटर से, ठीक है। एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड ध्यान रखिएगा, रुधिर का अध्ययन किसमें करते हैं, तो रुधिर का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको क्या बोलता है, हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी के अंतर्गत रुधिर का अध्ययन किया जाता है, ठीक। तो लगभग मैंने 6 क्वेश्चन कराए, 6 क्वेश्चन के हिसाब से मुझे नहीं लगता, लगभग 25 क्वेश्चन मैंने आपको बताए होंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यूबीसी
वाइट ब्लड सेल्स मैंने आपको बताया इसका जन्म कहाँ होता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे YBM इसको बोलते हैं पीत अस्थि मज्जा, ठीक है। येलो बोन मैरो में इसका जन्म होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे YBM की बात करें, WBC की बात करें तो इसका जीवन काल भी ध्यान रखना, इसका लाइफ की बात ध्यान रखना, ठीक है। कितनी होती है 10 से 15, ठीक है। 10 से 13 दिन इसका लाइफ होता है, जीवन होता है, किसका WBC का। और मैंने आपको RBC का बताया था 120 दिन उसका जीवन काल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें WBC का मेन कार्य क्या होता है, WBC का कार्य क्या होता है, ध्यान रखना। आपने कोरोना काल के समय देखा होगा इम्यून सिस्टम की बात ज़्यादा होती है कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करो, तो WBC का मेन कार्य यही होता है, ये इम्यून सिस्टम को नियंत्रित करता है। क्या मैंने बताया, यहाँ पे मैंने आपको बताया 3-4 चीज़ें। कहाँ गया, यहाँ पे WBC का जन्म कहाँ होता है, तो ध्यान रखना YBM या पीत अस्थि मज्जा में इसका जन्म होता है, ठीक है। येलो बोन मैरो बोलते हैं। इसकी लाइफ 10 से 13 दिन होती है, इम्यून सिस्टम को नियंत्रित करता है, ठीक। इन 3-4 चीज़ों को ध्यान रखना, ठीक। आगे बात करें कौन सा तत्व रुधिर स्कंदन के लिए जिम्मेदार होता है, तो रुधिर स्कंदन के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार होता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हीमोग्लोबिन पे जा रहे होंगे, तो मैं बताना चाहूँगा इसका आंसर होगा कैल्शियम। कैल्शियम इसका राइट आंसर होगा, रुधिर स्कंदन के लिए जिम्मेदार होता है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंडस्टीनर, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप या रुधिर वर्ग की खोज की थी, किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने 1902 में की थी। कब की थी, 1902 में। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, ए होता है, बी होता है, AB होता है और O होता है। अब इसमें देखो कई चीज़ें निकल के आती हैं, A+, A नेगेटिव, B नेगेटिव, ठीक है। तो इसको विस्तार से देखेंगे। इसमें एक RH फैक्टर होता है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसको कभी हम अच्छे से विस्तार से ब्लड वाला टॉपिक करेंगे तो उसमें हम आपको बता देंगे, ठीक है। RH फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्लड डोनेट करना, ऐसे ही ब्लड डोनेट नहीं कर दिया जाता, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, शादी विवाह में भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, लेकिन कहाँ लोग देखते हैं और उसका फ़र्क हमें देखने को मिलता है, मतलब, ठीक है। नेक्स्ट बात करें सार्वत्रिक ग्राही किसे बोलते हैं। ब्लड ग्रुप जब अच्छे से पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। सार्वत्रिक ग्राही किसको बोलते हैं, सार्वत्रिक ग्राही मतलब सभी से खून ले सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना AB ब्लड ग्रुप का जो व्यक्ति होता है उसे सार्वत्रिक ग्राही बोलते हैं, और जो O ब्लड ग्रुप का होता है उसे यूनिवर्सल डोनर या सर्वदाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वदाता बोलते हैं, ठीक। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 11, एंटीबॉडी पाया जाता है। एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है, तो ध्यान रखना एंटीबॉडी पाया जाता है प्लाज्मा में। प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता है, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होगा। देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, हम ब्लड ग्रुप डोनेट करते हैं ना, तो ध्यान रखना एंटीजन कभी एंटीबॉडी के इक्वल नहीं होता। ब्लड ग्रुप, ये आप ध्यान रखना, ऐसे ही ध्यान रखना एंटीबॉडी। इसको अगर जो मैं समझाऊंगा आपको एंटीजन एंटीबॉडी, कम से कम 10 से 12 मिनट लग जाएंगे, तो इसलिए मैं इसको अलग वीडियो में कभी करूँगा। पढ़ेंगे ऐसा नहीं पढ़ेंगे। RH फैक्टर जो मैंने बताया, एंटीजन एंटीबॉडी, ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना भी जरूरी है, लेकिन कभी अलग से कराऊंगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अभी एंटीजन एंटीबॉडी के इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, वयस्क मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। तो वयस्क मनुष्य की बात करें, एक तो मेल में पूछता है, एक तो फीमेल में पूछता है। तो मेल की बात जब भी पूछे तो ध्यान रखना 13 से 15 ग्राम प्रति 100 mmQ होता है। क्या होता है, 13 से 15 ग्राम प्रति mmQ, ये आपका 100 mmQ, ठीक है, मेल में होता है। और अगर जो फीमेल का पूछे तो 10 से 12 कर दो, 10 से 12। तो मेल का पूछा है, वयस्क मनुष्य का पूछा है, तो यहाँ पे ध्यान रखना 13 से 15, ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1 यूनिट ब्लड। अभी देखो बहुत सारे लोग ब्लड डोनेट करते होंगे, ऐसे ही डोनेट करते चले जाते हो क्या, कि मतलब पूछते हो कि कितना ले रहे हो, कितना ले रहे हो, 1 यूनिट ले रहे हो, 2 यूनिट ले रहे हो, यूनिट, लेकिन यूनिट के बारे में नॉलेज भी तो होना चाहिए, 1 यूनिट में कितना ब्लड होता है। तो ये ध्यान रखना, आज से आपसे कोई भी पूछे कि 1 यूनिट में, आप भी किसी से पूछ सकते हो, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 450 ml खून होता है, 450 ml 1 यूनिट ब्लड में खून होता है, कितना, 450 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शुद्ध रुधिर को ले जाने का काम कौन सा करता है। तो ध्यान रखना
धमनी जो होता है वो शुद्ध रुधिर को ले जाने का काम करता है। धमनी बात करें शरीर के आंतरिक भागों में पाई जाती है। और अगर जो आपसे पूछे कि अशुद्ध रुधिर को ले जाने का कार्य कौन करता है तो सिरा करता है। सिरा अशुद्ध रुधिर को ले जाने के कार्य करता है। सिरा की बात करें हमारे शरीर के बाहर भागों में पाया जाता है। ठीक है, तो दो चीज़ें ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, प्रोथ्राम्बिन नहीं है, ये प्रोथ्राम्बिन है। प्रोथ्राम्बिन, इसको सही कर लेना। प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, वह इसके निर्माण में कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो ध्यान रखना, यकृत में होता है प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन का निर्माण, और इसके निर्माण में कौन सा विटामिन आवश्यक है, विटामिन के। विटामिन के आवश्यक है और यकृत में इसका निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रक्त का रंग लाल होता है किसके कारण। हीमोग्लोबिन आपने पढ़ा होगा। हीमोग्लोबिन में हिम नामक एक रंजक पाया जाता है, हिम नामक एक रंजक, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है, ब्लड का रंग लाल होता है। ठीक, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डेंगू ज्वर होने पर शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब भी मनुष्य को डेंगू ज्वर हो जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो ध्यान रखना क्या होता है, इसमें प्लेटलेट्स जो होती है उसकी गिर जाती है या कम हो जाता है। प्लेटलेट्स में कमी होती है। आप जब जाते होंगे डेंगू ज्वर हो जाता होगा, ब्लड की जांच कराते हैं तो उसमें डॉक्टर बताता है कि प्लेटलेट्स में कमी हुई है और उसकी दवा देता है। ठीक, तो डेंगू ज्वर होने पे क्या होता है, शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्लेटलेट्स में कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, शरीर का रुधिर बैंक किसको बोलते हैं। शरीर का रुधिर बैंक ध्यान रखना प्लीहा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, प्लीहा को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। शरीर का रुधिर बैंक प्लीहा को बोलते हैं। आगे चलें, अधिक ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी का आकार क्या होता है, आकार में क्या फर्क पड़ता है। ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, मैंने कराया है। लगभग सारे जो सेशन चल रहा है 19वां वीडियो है, ध्यान रखिएगा 100 वीडियो तक हम चलेंगे। ठीक है, और अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते रहना और कमेंट करते रहना। कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आप कमेंट करोगे मोटिवेट करोगे उतना हम भी मोटिवेट होंगे आपको अच्छा कंटेंट देने के लिए। और बताया करो क्वेश्चंस कैसे लगे। ठीक है, कहीं पे थोड़ा बहुत एरर हो जाता हो तो आप उसको कभी कमेंट करके बता दिया करो और सब लोग कमेंट भी देख लिया करो। ठीक है, अधिक ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी के आकार में क्या होता है, तो ध्यान रखना पहाड़ों पर जा रहे हो, कहीं भी ऊंचाई मतलब पहाड़ ही हो गया, टावर पे थोड़ी चढ़ोगे, टावर पे भी चढ़ सकते हो लेकिन पहाड़ ही, जब अधिक ऊंचाई का मतलब पहाड़ ही हम समझते हैं। तो इसमें क्या होता है, आरबीसी के आकार में वृद्धि हो जाती है, आरबीसी हमारा बढ़ जाता है जब अपन अधिक ऊंचाई पर जाते हैं। आगे चले, रक्त का थक्का बनने के लिए महत्वपूर्ण प्रोटीन कौन सा है। देखो यहाँ पे विटामिन के भी ध्यान रखना, विटामिन के महत्वपूर्ण रोल अदा करता है रक्त का थक्का बनने में। लेकिन प्रोटीन की बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखना फाइब्रिनोजन प्रोटीन यहाँ पे होता है, रक्त का थक्का बनने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आशा आपको ये वीडियो पसंद आएगा, 20 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। लगभग 20 क्वेश्चन से हमने लगभग 50 प्रश्न किए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा फॉर PDF के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।